तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी। इसकी जो मार्किंग वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। ये अकेला चैप्टर कितनी मार्क्स वेटेज है? 8 मार्क्स की है और मैं बोलूंगी इजी चैप्टर है। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये इजी है। सिर्फ डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूलाज है, बस आप उसको समझना है। और जो आपकी प्रीवियस ईयर्स का है, जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसका सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि टोटल इतने हैं सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स, और आपको इसकी निकालनी है तो 2/8। जैसे मान लो इसके अंदर 8 आउटकम्स है, यहाँ पर आपका जो इवेंट है कोई भी उसमें 2 है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी 2/8। मतलब लास्ट वाले का आपका इतना ही यूज आ रहा है, आपकी नॉलेज यूज आ रही है, सेट से रिलेटेड है, लेकिन इजी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल क्या है? इसके अंदर इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर एक काम हो चुका तो अब ये कितना होगा? ठीक है, अगर ये हो चुका तो इसके होने के चांसेस क्या है? अगर आज रेन आ चुकी तो कल आने के चांसेस क्या है? जैसे आज रेन आ चुकी तो कल धूप आने के चांसेस कितने हैं? ठीक है, अगर आज आई तो आज धूप आने के चांसेस कितने हैं? वो तो आप पढ़ चुके हो। अगर आज रेन आई तो कल धूप आने के चांसेस कितने हैं? दैट इज द डिफरेंस। कंडीशन, हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी इसके अंदर। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो 50% चांसेस है कि आपको मम्मा पापा नया फोन लेकर देंगे। तो चांसेस है। अगर कंडीशन क्या है? अगर अच्छे मार्क्स आए तब तब सोचा जाएगा। अगर अच्छे मार्क्स आए ही नहीं तब तो सोचा भी नहीं जाएगा आप बच्चों को नया फोन देने के लिए। तो दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन से क्या बनी? आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं। इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट, ये सब छोड़ो, व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब देख लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि हमारे पास दो इवेंट है। ठीक है, मैंने एक इवेंट क्या बताया आपका, जो ऑलरेडी अकर्ड है। क्या? अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है, स्कोर गुड मार्क्स, स्कोर गुड मार्क्स, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी? न्यू फोन लेने की। और कितनी परसेंट बनेगी वो हमें निकालना होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अगर अच्छे ही नहीं आए तो कोई मैटर ही नहीं, हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो जब इवेंट एफ हो गया, जब आपके अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद क्या फॉर्मूला बनेगा? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ई बाय एफ। जो ये बाय के इधर आता है राइट हैंड साइड, वो जो हो चुका होता है। ई जो हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है, और एफ जो हो चुका होता है पूरे चैप्टर में ये है। ठीक है, ये हो चुका है, ये हमें फाइंड आउट करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ई बाय एफ, दिस इज द नोटेशन। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, अगर ई हो चुका है तो एफ जिसकी निकालनी है, एफ ई जो हो चुका है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो हो चुका है बाय एफ बाय ई, ई हो चुका है तो इन दोनों का क्या? इंटरसेक्शन, एंड डिवाइडेड बाय जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत बेसिक फॉर्मूला है। इसमें पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो होता है वो जीरो के इक्वल होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी ई नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो डिनोमिनेटर में होता है वो इक्वल टू जीरो होना भी नहीं चाहिए। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, इनको अच्छे से ध्यान रख लो। इसमें बस कंफ्यूजन नहीं करनी, बहुत ईजी है। ई जिसकी निकालनी है, किसके किस कंडीशन, कंडीशन जो हो चुका है, इसकी कंडीशन के रिस्पेक्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। वर्क द पॉइंट, ये सिंपल था। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टी 1, अगर एस एफ है, एस यहाँ पर क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? पूरा। ठीक है, जितना भी सैंपल स्पेस है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है। अब जैसे डाइस का सैंपल स्पेस बनाना है 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसका ये एस हो गया, अगर एफ ले लू मैं, एफ क्या है? उसका इवेंट है, उसी में से तो निकलता है ना, ये तो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ के आए हैं। कोई भी एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस इज द यूनिवर्सल सेट। और जो इवेंट्स बनाओगे आप, इवेंट्स उसी में, जैसे हम कह दो कि 4 है, ऑलरेडी 4 आ चुका है। ठीक है, या फिर इवन नंबर्स ले लेते हैं, 2 4 6 आ चुकी है इवन नंबर्स। एफ क्या इवेंट है? इवन नंबर्स आने का इवेंट है। तो इसी का तो पार्ट हुआ, देखो इसका पार्ट हुआ ना। अगर अब मैं यहाँ पर एस इंटरसेक्शन एफ कर दूं, इंटरसेक्शन क्या होता है? जो उनमें कॉमन होता है, तो किसके इक्वल आएगा? 2 4 6 के ही इक्वल आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, जो कॉमन है वही तो आएगा, और इसके अंदर ही कॉमन है। तो इसके अंदर, इससे आपका क्या बना? देखो, जब एस बाय एफ होता है तो देखो एस बाय एफ का मतलब सैंपल स्पेस है, यहाँ पर एस से मीनिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जो भी पीछे पढ़ के आए हैं? एस इंटरसेक्शन एफ बाय एफ।
ठीक है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ हो चुका, तो एस इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एस इंटरसेक्शन एफ को मैंने बताया ना, सैंपल स्पेस का अगर किसी भी सेट से उसके सबसे, किसी भी सेट का उसके सब सेट से अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सबसेट आता है ऑब्वियसली। तो पी एफ आ गया ये, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आया, एफ के इक्वल आ गया, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, अगर हमें सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशन दैट कि एफ हो चुका, तो वो 1 के इक्वल आती है। ये आगे ये क्वेश्चन में यूज होती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज। मैं हर चैप्टर में आपको बताती आई हूँ, ये आपका लास्ट चैप्टर है, पर मैंने हर चैप्टर में आपको बताया है कि दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मैंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में बताया, मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी बताया, और भी चैप्टर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके साथ वो डिस्कस किया कि जो उसके मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, डिस्कस किए थे, डोमेन रेंज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको एक तो समझ आ गया कि एफ बाय एफ तो पता ही लग रहा है, ये तो फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि 1 आएगा। इसमें एस बाय एफ जब सैंपल स्पेस की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इन कंडीशन ऑफ एनी इवेंट डन। ठीक, अब यहाँ पर देखो ए यूनियन बी बाय एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी बाय एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनियन का फॉर्मूला बना रहे हो पहले तो आप ए, अगर आप सिंपल, अगर ए यूनियन बी आपको दिया होता है तो आप क्या करते हो, ए यूनियन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला है। तो उसी को देखो, पी ए यूनियन एफ, बी यूनियन एफ प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी एफ। ठीक है, अगर वो दोनों डिसजॉइंट सेट है, जैसे हमने सेम सेट्स में पढ़ा है 11th क्लास में, अगर वो दोनों डिसजॉइंट सेट है तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए यूनियन बी बाय एफ इज द पी ए एफ बी एफ। ये समझ आ गया आपको, उसी से रिलेट करना है जो कि हमारा ये वाले फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए प्लस सेट बी माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर डिसजॉइंट सेट है तो इंटरसेक्शन क्या है, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। गॉट द पॉइंट। अब इसके अंदर देखो, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस होती हैं। प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर एक इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी ई है तो उसके ना होने की ई डैश है, और टोटल प्रोबेबिलिटी उसके होने की या नहीं होने की 1 ही होती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर मैं इसकी बोलूं होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो ना होने की भी तो 0.5 ही आएगी। ठीक है, या तो होगा या नहीं होगा, एक ही तो बात होती है, या इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब जैसे कल आप स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, अगर आप गए, आपके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। जैसे फ्रेंड पूछते हैं ना, तू कल स्कूल आएगा या तू कल स्कूल आएगी, तो आप क्या बोलते हो, 80% है। तो आपके जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, और आपके ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0.2। ठीक है, 1 में से माइनस। तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ई बाय। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। वर्क द पॉइंट, होने की प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, तो ना होने की कंडीशन गिवन है कि जब एफ हो चुका है, जब एफ हो चुका है। तो समझ आया है, ऐसे ई डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन से। यहाँ पर देखो, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी बी बाय ए गिवन है। आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो गिवन है उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। पी बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए के इक्वल होगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए इसके इक्वल होगा। अब आपको बी बाय ए गिवन है 0.4, पी ए इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, पी ए आपको गिवन है 0.6, पी बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.24। पी बी इंटरसेक्शन ए आपका किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 0.24 के इक्वल आ गया। पर ये हमें नहीं निकालना था, हमें ये नहीं निकालना था। हम अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी A by B, P A by B is P A intersection B divided by P B। तो A intersection B हमें यहाँ से मिल गया। आपको पता है A intersection B B intersection A के ही इक्वल होता है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव भी क्या होता है, अगर ये A है ये B है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली यही आएगा, चाहे आप इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, जो उनमें कॉमन है वही आएगा। तो अब इसके अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं, P
बी इंटरसेक्शन ए बाय पी बी, यहाँ से हमें वैल्यू पता है 0.24 और पी बी की वैल्यू यहाँ से पता है 0.5, तो किसके इक्वल आ जाएगी 0.48 के। ये हमें फाइंड आउट करना था, पी ए बाय बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया 0.24। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.86। यहाँ से आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, पर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्टली हमें जो रियल लाइफ से केसेस दिए जाते हैं इस टाइप के। अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है। A family has 2 children, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। What is the probability that both of the children are boys? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चे बॉयज होंगे, गिवन दैट। ये जो गिवन दैट के बाद में दिया हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, गिवन दैट हो गया मतलब कि जो आपको दी हुई है, जो कंडीशन हो चुकी है, आपको गिवन दैट है मतलब ये कंडीशन आपकी जो है ये हो चुकी है। तो मतलब इसमें से एफ क्या हो, आप मान कुछ भी सकते हो बेटा, ए बाय बी भी कर सकते हो, आप ए को लेट कर सकते हो, वो मैंने फॉर्मूले में आपको ई और एफ से रिप्रेजेंट किया, पर आप ए और बी भी कर सकते हो इसके अंदर। आप मान लो इस क्वेश्चन में आप ए मान लेते हो, ए को आप लेट करते हो, ए इज द इवेंट, सबसे आप क्या लिखोगे कि बी स्टैंड्स फॉर बॉय एंड जी स्टैंड्स फॉर गर्ल। तो आपका सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या बन गया, सैंपल स्पेस तो हमें जरूरत है, सैंपल स्पेस क्या बना हमारे पास, सबसे पहले या तो बॉय बॉय होंगे, या बॉय गर्ल होगा, या गर्ल बॉय होगा, या गर्ल गर्ल होगा, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नॉट अदर देन एल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो सैंपल स्पेस मिल गया, हमने बी से रिप्रेजेंट किया बॉय को और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गर्ल को। अब हम इवेंट मान लेते हैं, देखो इवेंट हम किस तरीके से मानते हैं, आप ए और बी भी मान सकते हो। अभी मैं आपको एक बार ई से ही करके दिखा देती हूँ। आपने इवेंट ई क्या बता रहा है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और एफ इवेंट मान लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। देखो आपने ई किसको लेट किया, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बॉय होंगे। तो दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी जबकि गिवन है कि एक तो है पक्का, ठीक है, एक घर में एक बच्चा तो बॉय है, दोनों गर्ल्स नहीं है, एक तो पक्का है। अब एक तो पक्का है, उसके बाद बताओ ये आपको गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को देखते हुए, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि आप ये बताओ कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज होंगे अगर एक तो पक्का ही बॉय है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से बताते हो इसके अंदर। अब इसके अंदर आप अगर इसका नाम ए दे देते, इसको बी दे देते, तो आप क्या लिखते, ए फाइंड आउट करो जब बी है, मतलब आपको डिपेंड करता है आपने किसको क्या लेट किया है, आप उस अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन यहाँ से आगे लेके चलोगे, प्रोसीड करोगे। आप हर क्वेश्चन को रटोगे नहीं, ठीक है, आप हर क्वेश्चन को नहीं रटोगे, आपको जैसे समझ आएगा आप उस तरीकों को अच्छे से समझोगे, क्योंकि मैथ्स में खेल ही यही होता है दिमाग का, आपको इधर उधर चारों चीजें, मतलब वो कहते हैं ना ड्राइवर होता है, उसको चारों तरफ नजर रखनी होती है, उसके पीछे भी नजर रखनी पड़ती है, पीछे नजर रखने के लिए आपको यहाँ पर 2 मिरर्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ऐसा ही मैथ्स होता है, उसके आगे पीछे आपको सारा देखना होता है, यहाँ पे ये किया हुआ था, अब यहाँ पे एफ बाई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो जो आप लेट करते हुए चल रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, आपको अपने काम पर ट्रस्ट होना चाहिए और आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो जो चीज को आपको बतानी है और जो गिवन है, जो बतानी है जो गिवन है, आप इन दोनों को ही लेट करोगे, उसके अलावा और कोई इवेंट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो अब आपको इसके लिए जरूरत क्या क्या पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, अब ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, आप यहाँ से देखो, ई निकाल लो पहले, तो सैंपल स्पेस से ई निकाला आपका, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ई यहाँ से क्या निकल गया, बी बी। यहाँ से एफ क्या निकल गया आपका, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो 3 ही आपके आउटकम्स है यहाँ पे, या तो बी बी हो सकता है, या फिर बी जी हो सकता है, या फिर जी बी हो सकता है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, तो पी ऑफ एफ यहाँ से क्या आ गया, 3/4 आ गया, टोटल सैंपल स्पेस में 4 है, यहाँ पर 3 है, 3/4 आ गया। अब इंटरसेक्शन, अब ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट कर लो आप यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या आ रहा है, इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है बी बी का,
ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 1 बाय टोटल नंबर 4। तो आपको इसकी भी वैल्यू मिल गई और इसकी भी वैल्यू मिल गई, इस फॉर्मूले में लगा दो, is equals to 1 by 4 divided by 3 by 4, that will be equal to 1 by 3. So probability that the both the children are boys, given that at least one of them is a boy, ये तो given है, is 1 by 3। ये आ गई आपकी। ठीक है, समझ आया। ई क्या है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, जबकि आपको गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, समझो, उसके बाद प्रोसीड करो। 10 कार्ड्स नंबर्स, 10 कार्ड है, नंबर लिखे हुए आपको 10 कार्ड्स हैं इस टाइप के। ठीक है, इन पे नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये बना के नहीं दिखाने, मैं समझा के बता रही हूँ। एक बॉक्स में हमने इसको डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया thoroughly, and then one card is drawn randomly। randomly मतलब बिना देखे ऐसे हमने निकाल लिया। if it is known that, अगर ये हमें पता है that the number on the drawn is more than 3, ये कौन सा हो गया, F वाला पॉइंट। ठीक है, जो बाद माना कंडीशन जो गिवन है हमें, ये हो चुका है। What is the probability that it is an even number, ये हमसे पूछ रहा है, हम इसको ई मान लेंगे। पता है ई और एफ में इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि इससे ना बच्चों की कंफ्यूजन बहुत कम हो जाती है। कोई क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर, जैसे अब हमें गर्ल और बॉय में जी और बी ही मानना हमें ठीक लगा, ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी पूरा अल्फाबेट आपका अपना खुद का है। अब यू वी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, पर जब हम एक फॉर्मेट से काम करना शुरू करते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ नोन दैट, मतलब हमें पता है, गिवन दैट पता है, मतलब वो कंडीशन हो चुकी है। ठीक है, व्हाट इज, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो सैंपल स्पेस आपका क्या हो गया 1 2 3, मतलब यही सैंपल स्पेस है, इनमें से कोई एक नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ई, अब आप इवेंट ई को लेट कर लो। ई क्या है जो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई, यहाँ पर आप लिखोगे, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हर वीडियो में रिपीट किया है कि आप नोट्स बनाने पर ध्यान मत देखना, लिखना कैसे है सीरीज वाइज ध्यान मत देना, आप समझने पे क्वेश्चन करो, समझो। अभी यहाँ पर मैंने इस काम के लिए पूरी पीडीएफ, आप कोई क्वेश्चन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप समझो, प्रैक्टिस करो। जो आपको पीडीएफ गिवन है उसमें से क्वेश्चन देखो, बार बार प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन लिखने पे टाइम वेस्ट मत करो, आप नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट अपना बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, इवेंट ई, ये इवेंट ई है, ये क्या कह रहा है, क्या लिया, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें। और एफ जो हो चुका, द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड, द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अब सैंपल स्पेस से देखो, ई क्या हुआ, इवन नंबर। ई अगर हम यहाँ से लिखे इवन नंबर है तो 2 4 6 8 10, और यहाँ से एफ क्या आया, नंबर आर ड्रॉन मोर देन 3, तो मतलब 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें निकालना क्या है, हमें दिया है कि वो 3 से ज्यादा है, एफ गिवन है, ई फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही कर लो बस। पी एफ, इसके अंदर देखो पी एफ, अगर एफ ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे आ गई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 10 आ गई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर इंटरसेक्शन की, अब ये इंटरसेक्शन एफ क्या रहेगा, यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो 2 नहीं है, 4 6 8 10, 4 6 8 और 10, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई आपकी, ई इंटरसेक्शन एफ 4 बाय 10 आ गई। तो यहाँ पे लगा दो बस 4 बाय 10 डिवाइडेड बाय 7 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 4 बाय 7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ड्रॉन इज मोर देन 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, कि मोर देन 3 भी है और इवन नंबर भी आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 बाय 7 है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम है। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड, एज्यूम करो कि जो फैमिली में ईच बोर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, इक्वली है, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि बोथ आर गर्ल्स होंगी। ठीक है, बोथ आर गर्ल्स होंगी, इसकी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की।
अब इसके अंदर f दो जगह अलग-अलग दिया हुआ है, इसको एक में a मान सकते हो, एक में b मान सकते हो, दोनों में f मान सकते हो, मतलब दोनों एक अलग-अलग क्वेश्चन बन गई है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हमारा सेम बनेगा, वही वाला प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, बॉय गर्ल बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय एंड दैट इज गर्ल गर्ल इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ई एक इवेंट है जो कि हमें दोनों में एक ही बताना था, तो यही लिख लेंगे। ई इवेंट, इवेंट लिख दोगे, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये हमारा इवेंट है। इवेंट क्या है, इवेंट किसे जस्टिफाई कर रहा है, दैट बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, बोथ आर गर्ल्स को जस्टिफाई कर रहा है। तो ई यहाँ से क्या आ गया, जी जी आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, द यंगेस्ट इज द गर्ल, तो अब हम यहाँ पे एफ लेट करेंगे, एफ लेट करते हैं जो हो चुका है, वही हमें कह रहा है ना गिवन दैट, जो कि दिया हुआ है, जो हो चुका है। एफ को लेट करेंगे, द यंगेस्ट इवेंट एफ क्या बता रहा है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो छोटे वाली है वो क्या है, गर्ल है। तो एफ यहाँ से क्या आ गया, सैंपल स्पेस से आप देखो, जो यंगेस्ट है वो गर्ल है, तो दो केसेस बन रहे हैं, बी और जी, और जी और जी, दो केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गई आपकी, 2/4 आ गई, दैट इज 1/2 आ गई यहाँ से। और आपको यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, देखो जी और जी, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई, यहाँ से 1/4 आ गई। और आपको निकालना क्या है, ई बाय एफ, आपको यही तो निकालना है, बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, आप तो ई बाय एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, यहाँ से आपको 1/4 और 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू द 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट केस का। अब सेकंड केस को केस सॉल्व करोगे तो सेम यही आ जाएगा। अब एफ, अब इसमें आप एफ भी मान सकते हो, कोई और नाम भी, मतलब अब ये अलग एफ है, ये अलग एफ है, यहाँ पर एफ से ही ले लूंगी, तो क्योंकि आपको ई और एफ फॉर्म में फॉर्मूला लर्न है बार बार, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला लर्न करवाना चाह रही हूँ। कभी ए बी में ले लूंगी, कभी एक्स वाई में ले लूंगी, कभी किसी में ले लूंगी, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एफ ले लिया, एटलीस्ट वन इज गर्ल, यहाँ पे क्या गिवन है, एटलीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है, अब इस एफ को भूल जाओ, अब नया एफ शुरू हो रहा है, ये अलग चीज है। एफ एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो एफ यहाँ पर क्या हो गया, एटलीस्ट वन गर्ल वाले में, तो बी जी एक तो गर्ल है ना, उसमें तो सिर्फ यंगेस्ट वाली थी, तो हमने इसलिए इसमें तो एल्डर वाली हो गई थी ना, इसलिए हमने ये नहीं लिया था। अब एटलीस्ट एक है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे दोनों हो, एटलीस्ट है ना, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गई आपकी, 3/4 आ गई। ऐसे ही आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे ई इंटर, ई दोनों में सेम है, क्योंकि ये कंडीशन हमें फाइंड आउट दोनों में सेम ही करना है। ठीक है, बस जो दिया हुआ था वो कंडीशन अलग अलग दी हुई थी, फाइंड आउट दोनों में सेम करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो यही आ जाएगा। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी। सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, पी ई बाय एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ जो हमें दिया हुआ है। इसलिए मैं बार बार पी एफ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एफ को वही मान रही हूँ जो हमें दिया हुआ है, जो हमें गिवन है, जिसकी कंडीशन हमें गिवन है, इसलिए आपका फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा। अगर आप उल्टा मान लोगे तो फॉर्मेट भी चेंज होएगा आपके फॉर्मूले का। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लगा दो, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लगा दो, यहाँ पे लगाओगे 1/4, यहाँ पे लगाओगे 3/4, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, इंस्ट्रक्टर ने क्वेश्चन बैंक बनाया है, उसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन यहाँ पर इजी हैं, यहाँ पर डिफिकल्ट हैं। 500 एमसीक्यूज हैं, इजी वाले 500, और एमसीक्यूज ही हैं डिफिकल्ट वाले 400। ठीक है, ऐसे उसने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, तो इसको थोड़ा सा हम तरीके से लिख लें एक बार। जैसे एक तो है हमारे पास ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, एक है एमसीक्यूज, और इसमें भी क्या है इजी, इसमें भी क्या है डिफिकल्ट, दो वैरायटी दे दी ना। और ट्रू फॉल्स वाले इजी कितने हैं, 300, ट्रू फॉल्स वाले डिफिकल्ट कितने हैं, 200, एमसीक्यू इजी कितने हैं, 500, और डिफिकल्ट कितने हैं, 400। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, ये बस जो दिया है वही हमने तरीके से लिखा है। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, अब इन सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, बताना है कि ये इजी क्वेश्चन होगा।
गिवन दैट, ये हमारा एफ है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गिवन दैट इट इज। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, हमें जरूरत पड़ती है ना सैंपल स्पेस में हमारे आउटकम्स कितने हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा रैंडमली, तो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इजी क्वेश्चंस हो गए टोटल 800, ये इजी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए टोटल 600, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर कितने आ गए हमारे पास 1400 टोटल क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 आ गए। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो हम ई इवेंट लेट कर लो, एक एक एफ इवेंट लेट कर लो। ई किसको करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, गिवन दैट, अब गिवन क्या है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज अ एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई बाय एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें निकालना क्या क्या है, इट विल बी, अब पी ई, पहले तो एफ का निकालो, पी एफ हमें चाहिए, तो एफ बताओ होगा क्या, पी एफ एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू यहाँ से देखो, चाहे वो इजी हो चाहे डिफरेंट हो, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 900, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 900 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। में से तो चांसेस रहेंगे ना कि एक हमने एमसीक्यू निकलेगा, तो ये आ गया 9/14 के इक्वल। ठीक है, अब हमें निकालना है पी इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, एमसीक्यू भी है और इजी भी है। ठीक है, एमसीक्यू भी है और इजी भी है, वही तो ई इंटरसेक्शन एफ हुआ। देखो वो एमसीक्यू भी है और इजी भी है, तो ये क्या आ गए 500 है ऐसे क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू भी है और इजी भी है, तो वो 500 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये आ गया 5/14 आ गया आपका। इसकी जगह लिख दो 5/14, इसकी जगह लिख दो 9/14, आपका आंसर आ गया 5/9। ठीक है, इसकी जगह आपका क्या हो गया 5/9 इज द आंसर। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई आपकी, कि आपको गिवन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही था वो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तो लिखी है नीचे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और वो इजी होगा, मल्टीपल चॉइस भी होगा और इजी भी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 5/9। दीज आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। ई को हमेशा कोशिश करो वही लेट करो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, एफ को कोशिश करो आप वही लेट करो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, वो कंडीशन हो चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट इजीली कर पाओगे। तो आप इसी पैटर्न में थोड़ा सा कोशिश करो। अब देखो ए बी ले सकते हैं, हमें खुद क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी में, लेकिन मैं आपको बार बार जान करके नहीं करवा रही ऐसी चीजें। पी ए देखो अभी क्वेश्चन है एमसीक्यू का, पी ए है 1/2, पी बी है 0, देन ये किसके इक्वल होगा। पी जो दिया हुआ है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगा लो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ठीक है, जो कंडीशन दी हुई है वही नीचे आती है, पी बी। अब यहाँ पे पी बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। डिनोमिनेटर 0 होते ही आपका जो सोल्यूशन होता है वो नॉट डिफाइंड के इक्वल आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स। ठीक है, सच दैट, आपको ये गिवन है, इसमें से बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। आपको ये गिवन है, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट हो जाए करो। अब इसका फॉर्मूला लगा दो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, इसका फॉर्मूला आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ए। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था पहले, अभी इसी वीडियो में बताया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। अगर ये है, ये ए है, ये बी है, दोनों का इंटरसेक्शन ये है, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, आंसर सेम है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ जाएगा 1, तो ये क्या आ गया पी बी बाय 1/पी ए, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जो हमने अभी पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी से बन गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अभी हमने पढ़ा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन द कंडीशन इज गिवन बाय ई, एफ बाय ई ई। तो इसके अंदर आप सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको लैंग्वेज समझाऊंगी। तो एफ
इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल आ गया, इसके। और एफ इंटरसेक्शन ई को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ई, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। एफ ई इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ई इज इक्वल टू पी ई क्रॉस पी एफ बाई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ई की फाइंड आउट करनी है व्हेन एफ हैज हैपेंड, तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको अच्छे से पता है। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, एफ इंटू पी ई बाय एफ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो P, इसको कैसे लिख सकते हो, ई एफ इज इक्वल टू पी एफ क्रॉस पी ई बाय एफ। अब 3 इवेंट्स गिवन है, ये तो बात हो गई 2 इवेंट्स की। 3 इवेंट्स गिवन है तो सेम प्रोसेस है, ई एफ जी, पी ऑफ ई एफ जी का क्या मीनिंग है, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ये क्या होगा, पी ई, इसमें देखो पी ई हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर जो कंडीशन हो चुकी है उसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पीई जो कंडीशन हो चुकी है, तो ई इंटू में पी, जब आपका एफ जब ई हो चुका है, और पी जी जब ई एफ हो चुके हैं, ठीक है। तो आप पे 3 बार मल्टीप्लीकेशन होती है, क्वेश्चंस देखेंगे। ई, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, जब ई हो चुका है, जब ई एफ हो चुके हैं, पहला इवेंट होगा इंडिविजुअली, दूसरा क्या होगा इसकी कंडीशन पे कि ये हो चुका तो ये होगा, फिर तीसरा कि कब इवेंट होगा, जब ये दोनों हो चुके तो तीसरा इवेंट होगा। इस तरीके से हम इसको देखेंगे, क्वेश्चंस में देखते हैं, ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो एन अर्न, एक अर्न है, कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक में 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn from urn one after the other without replacement। हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी। रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के मीनिंग आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी क्लियर कर देती हूँ। रिप्लेसमेंट क्या होती है, अगर यहाँ पर 15 बॉल्स हैं, हमने एक निकाल ली, ठीक है, हमने एक बॉल निकाल ली, तो और वो वापस रख दी, वापस रख दी। पहले हमने 15 बॉल्स हैं, एक बॉल निकाल ली, उसका कलर चेक किया या जो भी किया, फिर हमने उसको वापस से रख दी, फिर दूसरी निकाली। तो फर्स्ट वाले केस में टोटल बॉल्स 15 थी, और सेकंड वाले केस में भी टोटल बॉल आपके पास 15 ही रही, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया। पर विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपके पास 15 बॉल थी, आपने एक निकाल ली और उसको रिप्लेस नहीं किया, तो क्या होगा, अब नेक्स्ट वाले केस के लिए, सेकंड ड्रॉन के लिए, मतलब 2 बॉल ड्रॉन किए ना, फर्स्ट के लिए तो टोटल नंबर 15 था, पर सेकंड वाले केस के लिए आपके पास टोटल नंबर 14 बचा। दिस इज द डिफरेंस विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट तो वैसे भी डिपेंडेंट हो गया ना, फर्स्ट वाले केस में डिपेंडेंट हो गया कि 15 थी, एक निकाल ली, तभी तो 14 बची। दिस इज द डिपेंडेंसी केस। अभी हम इंडिपेंडेंट केसेस भी पढ़ेंगे, तो इसलिए बता रही हूँ डिपेंडेंसी केस है ये आपका। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 10 ब्लैक थी, 5 व्हाइट थी, 2 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। इतना समझ आ गया। अब पूछ रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। वो प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि दोनों बॉल जो निकाली थी वो ब्लैक है। इसमें आप एक लेट करो इवेंट ई, इवेंट क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, 2 इवेंट्स बनेंगे, सेकंड सेकंड बॉल इज ब्लैक, ठीक है। फर्स्ट भी ब्लैक आई और सेकंड भी ब्लैक आई, दोनों के अलग अलग से इवेंट हमने बना लिए। इसके अंदर टोटल बॉल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल दैट इज 15 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे, तो जो फर्स्ट बॉल ब्लैक आई थी आपकी, तो टोटल कितनी ब्लैक बॉल्स थी, 10 बॉल्स थी, डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आ गया था आपका, 2/3 के इक्वल आ गया, दैट इज 2/3 या फिर 10/15 आ गया कि आपकी 10 बॉल्स हैं ब्लैक, और फर्स्ट बॉल इज ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10, 15 में से 10 बॉल, मतलब आपकी 2/3 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल आने की। सेकंड देखो, अगर ई में पहली बॉल ब्लैक आ चुकी तब, ठीक है, अगर ई में पहली बॉल आ चुकी ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर पहली बॉल निकल चुकी ब्लैक, यहाँ पर 15 बॉल्स थी, 10 ब्लैक थी, तो इसके अंदर से अगर एक बॉल निकल चुकी है ब्लैक कलर की, ब्लैक वाली, तो यहाँ पर कितनी बची, अब 9 बच गई ना। अगर ये हो चुका तभी तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते, हम वही करते कि क्या पता रेड निकली हो, क्या पता ब्लैक निकली हो, अगर रेड निकलेगी तो ऐसा होगा, अगर ब्लैक निकलेगी तो ऐसा होगा, तो हम उसको ऐड करते थे, यही तो करते थे हम अभी तक। हम क्या करते थे पहले क्लासेस में, अगर रेड निकली होगी, मतलब मान लो 15 बॉल्स थी, उसमें से हमने एक बॉल निकाल ली, एक ब्लैक है एक रेड है, ये 10 है ये 5 है, अगर ब्लैक निकली होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये होती थी
और अगर रेड निकली होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये होती है। ऐसा कुछ करते थे ना 14, हम ऐसा कुछ करते थे, पर इसके अंदर दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ई हो चुका तो एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ। गॉट द पॉइंट? इसके अंदर 9/14, अब टोटल कितनी बचती है 14, और ब्लैक ही निकली, अगर ई हो चुका है मतलब एक ब्लैक ही निकल चुकी है वो जो निकली है, तो 9/14। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, तो इसके अंदर हमने पीई निकाल लिया, पीएफई निकाल लिया, तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने सीखा, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से हमें क्या पता, पी ई इंटरसेक्शन एफ, या फिर हम कहें पी ई एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, पी एफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये किसके इक्वल है, पी मल्टीप्लाइड बाय पी एफ बाय ई के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, ई बाय एफ, ये वाला एफ इंटू ई एफ इज द एफ बाय ई। ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। तो पीई आपका यहाँ से मिल गया 2/3, पी एफ बाय ई मिल गया 9/14, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 3/7। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, आगे भी मैं सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसी फॉर्मेट में वो चलेंगे सारे। अब इसके अंदर देखो, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट, सेम है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, एक पैक में 52 वेल शफल्ड कार्ड्स है, मींस अच्छे से मिक्स किया हुआ है उन्हें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड इज ड्रॉन इज एन एस, मतलब पहला किंग होगा, ये होगा, थर्ड क्या होगा, एस होगा। अब इसके अंदर आप देखो, ई एक इवेंट ले लो या फिर के से ले लो, ठीक है, के से किंग, ए से एस, ई इवेंट भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, चलो हम के से ले लेते हैं, के कार्ड इज किंग, ठीक है, और यहाँ पे ए से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये इवेंट्स हैं, कार्ड इज एंड एस कार्ड आया आपका। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है फर्स्ट वाले केस के लिए, तो पहले वाला कार्ड किंग के लिए, तो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4, टोटल किंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पैक में, 4 होते हैं टोटल, तो 4/52। अब सेकंड टाइम पे इसके लिए बात कर रहे हैं जब ये वाला के हो चुका, ठीक है, सेकंड वाले में देखो, फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड निकल रहा है कि के ही आएगा, वो कह रहे हैं दोनों के होने चाहिए, ये वाला के, जब ये वाला के हैपन हो चुका, किंग आ चुका, दोबारा किंग आने की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी, अगर पहला किंग आ गया था तो 3 किंग बच गए अब हमारे पास, ठीक है, और 52 कार्ड्स थे तो 51 बच गए। अभी 2 केसेस हमारे हो चुके। थर्ड, ए, ए इज द एस, ए इज द एस। अब ए आने की प्रोबेबिलिटी जब के हो चुके, ठीक है, 2 बार किंग आ चुका, तो इसके अंदर देखो, जब 2 बार किंग आ चुका तो नंबर ऑफ एस तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो 4 ही है, पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है, क्योंकि वो तो हमने अभी तक आए नहीं है, और के 2 कार्ड हमारे निकल, जो टोटल 52 कार्ड से 2 निकल चुके, तो यहाँ पर हो गए 50। ठीक है, अब हमें बाय द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमने पढ़ी है, इससे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई किसके इक्वल आ रहेगा, पी के इंटू में पी के जब के हो चुका, पी ए जब के हो चुका, जब के हो चुका, तो 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 3/51 इंटू में 4/50, समझ आया, बिल्कुल क्लियर है, दिस विल बी इक्वल टू 5525, 2/5525, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग एंड 1 एस, फर्स्ट कार्ड इज किंग, सेकंड इज किंग, थर्ड इज एस, ऐसे, मतलब ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है कि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आ जाए, पहले चलो ए आ गया, फिर के आ गया, फिर क्या आ गया, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम सीरीज में जब हमें दिया होता है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। समझ आया आपको, 3 वेरिएबल्स का भी मैंने करवा दिया। अब देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट इवेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जैसे कि हमारे पास था ना पहले की विदाउट रिप्लेसमेंट, वो क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट वाला, अगर इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, पहले भी 15 थे, अभी भी 15 रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा हमें क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अंदर बस एक चीज समझा देती हूँ, ई बाय एफ ई के ही इक्वल हो जाता है, वो इसके ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है, पी
E बाय एफ जो है वो PE के ही इक्वल है, वो F के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंसी। ऐसे ही F बाय E जो है वो F के ही इक्वल हो जा रहा है, PF के इक्वल है, तो E पे डिपेंड नहीं है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आ जाता है, PE इंटू PF के ही इक्वल आ जाता है। और द पॉइंट समझ आया। दीज आर द मेन स्टेप जो हमारे काम आएंगे, तीनों ही काम आएंगे। PE बाय F इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए E ही हो जाता है, PF बाय E PF ही हो जाता है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल हो जाता है, PE इंटू PF के इक्वल। वॉट द पॉइंट, ये हम सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो आप इनको अच्छे से देख लो, बहुत इजी है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है आपका, ऐसा होता है 1 2 3 और दूसरे फ्लैग पे इसके लिखे होते हैं 4 5 6। 3 बार इसको थ्रो किया, 1 2 3। लेट इवेंट ए, अब इसने इवेंट यहाँ पे लिख के दिए हैं हमें, और नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो पे क्या आएंगे, ओ जो ये 3 थ्रो बनी है, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो एंड थर्ड थ्रो। ठीक है, फर्स्ट नंबर ओड नंबर आएगा, जब वो पहली बार करेगा तो कैसा नंबर आएगा, ओड आएगा। और बी इवेंट को क्या बोल रहा है, इवेंट ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, और ये ट्वाइस है। इसके अंदर देखोगे ट्वाइस है, नोट थ्राइस, ये यहाँ थ्राइस आ गया, तो 2 ही बार आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है फर्स्ट पे ओड नंबर आएगा एंड द सेकंड थ्रो पे भी ऑन द सेकंड थ्रो, जब सेकंड थ्रो होगी उसपे भी ओड नंबर आएगा। चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इवेंट ए एंड बी। वो कह रहा है कि इवेंट ए बीच इंडिपेंडेंस है या नहीं है, उसकी ये चेक करना, हमें इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितनी है, आपको पता है जब 2 बार हम इसको थ्रो करते हैं तो क्या होता है, 1 1। ये तो आपने पूरा बनाया होगा, एक बार सैंपल स्पेस पक्का बनाया होगा हर बच्चे ने। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब आ जाता है 1 2, यहाँ से आ जाओ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहाँ से आ जाता है 2 1 2 2। ठीक है, यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4। ऐसे टोटल कितने बनते हैं हमारे पास, इवेंट 36। ये सब बच्चों ने आपने बनाया होगा 12th क्लास में उस टाइम पे। ठीक है, ये सारे इसमें 36 टोटल हमारे इवेंट्स सॉरी आउटकम्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी, टोटल ऑड नंबर इन द फर्स्ट थ्रो। ऐसे कितने होंगे, देखो इस लाइन में 6 आ गए फर्स्ट थ्रो में, इसमें तो फर्स्ट थ्रो में क्या है, इवन है। इसमें फर्स्ट थ्रो में, इस लाइन में पूरी में क्या होंगे, 3 वाले फर्स्ट थ्रो में। ऐसे ही 5 वाले में पूरी थ्रो में कितने होंगे, फर्स्ट थ्रो में ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर सेकंड रो में कुछ भी हो, हमें फर्स्ट थ्रो की बात करनी है। फर्स्ट थ्रो में जब हमने, ये फर्स्ट थ्रो है, सेकंड थ्रो है, फर्स्ट थ्रो में हमने किए तो ऑड नंबर कितने में आ रहे, देखो 6 6 6, तो 18 टोटल 18, और टोटल कितने थे 16। मतलब ये ऑड नंबर, इतने चांसेस है ऑड नंबर आने के, और कितने में से 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई यहाँ पर 1/2 हो गई। अब पी बी चेक करते हैं। पी बी में देखो ऑड नंबर इन द सेकंड रो, सेकंड रो के अंदर ऑड नंबर देखो यहाँ पर 1 1, ये यहाँ से देख लो 1 1 1 1 1, सारे 1 वाले हैं। इधर ये फर्स्ट रो हो गई, यहाँ से सेकंड रो, यहाँ पर तो क्या है इवन वाले हैं, देखो 3 2 3 3 2, और ये 1 5 वाले। ऐसे ही यहाँ पर भी 6 बन रहे हैं। ठीक है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। ठीक है, इनके सेकंड थ्रो में क्या है आपके, तो ये क्या इंडिपेंडेंस है ना, कोई यहाँ से कम तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम 36 टाइम्स चल चुके हैं तो 35 ही चांस बचेंगे, नहीं। सेकंड थ्रो के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पूरा डाइस है सेम, उसकी वो बन रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसमें भी क्या आ गया 18/36, तो ये भी क्या आ गया 1/2 के इक्वल आ गया। व्हाट द पॉइंट, यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आपने थ्राइस एक बार थ्रो किया, ये तो नहीं उसमें से 6 नंबर रब हो गया एक बार थ्रो करने के बाद, नहीं। तो पूरे चांसेस, पूरे जो सेकंड टाइम के चांसेस है वो भी पूरे पूरे जो आ रहे हैं 18 ही चांसेस उसको मिल रहे हैं, वो सेकंड थ्रो के लिए मिल रहे हैं, वो फर्स्ट थ्रो के लिए मिल रहे हैं। अब इसके अंदर अब देखो पी ए आ गया, पी बी आ गया। अब यहां से हम पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए क्या था,
ऑड नंबर ऑन फर्स्ट रो, बी क्या था, मतलब ऑड नंबर था फर्स्ट रो पे, सेकंड पे चाहे कुछ भी हो, बी क्या था, फर्स्ट पे कुछ भी हो, सेकंड चांस पे आपका क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इनका इंटरसेक्शन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन आएगा तो क्या आएगा, जो कॉमन है, मतलब कि दो फर्स्ट थ्रो पे भी सेकंड थ्रो पे भी क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, आप इसके अंदर देखो, जैसे 1 1, ठीक है, यहाँ से आप चेक करोगे 1 1 1 3 1 5, ठीक है, 1 1 1 3 1 5, सेकंड लाइन में से तो नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि इनमें तो एक इवन आ जाएगा, इसमें मिलेंगे 3 1 3 3 3 5, 4 वाली में भी नहीं बनेंगे, ए 4 तो इवन आएगा ही आएगा ना, 5 वाली में से मिलेंगे 5 1 5 3 5 5, यहाँ से मिले 3, यहाँ से मिले 3, यहाँ से मिले 3, कि दोनों ही ऑड नंबर है, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर कितने मिले, ए इंटरसेक्शन बी के नंबर कितने मिले आपको, 9। 9 ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे भी फर्स्ट थ्रो पे भी सेकंड थ्रो में भी आपके कितने नंबर आएंगे, मतलब दोनों में ऑड नंबर आएंगे, कितने हो गए, 9 टाइम्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ से 9/36, टोटल आउटकम्स तो 36 ही है ना यहाँ पर भी, तो ये हो गई 1/4। अब आपको चेक क्या करना था, क्या ये इंडिपेंडेंट है, हाँ है, देखो इंडिपेंडेंसी के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन है। अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है, ई इंटरसेक्शन है की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पी इंटरसेक्शन 1 2 3 फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके इक्वल आ रहा है, हेंस दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 11, A die is thrown if event E is the event, एक event आपको declared है, the number appearing is a multiple of 3, the number is multiple of 3, multiple of 3, F with the event, F event क्या है, the number appearing is even, even number, ठीक है। फाइंड वेदर द ई एंड एफ आर, इसमें भी वही पता लगाना है। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस देखो, यहाँ पर तो इजी है लिखना, सिर्फ एक ही डाई है, तो 1 2 3 4 5 6 एक ही डाई है। तो यहाँ पर देखो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ई पहले ई ही लिख लेती हूँ, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 2/6 हो गई। ऐसे ही एफ देखो इवन नंबर क्या है 2 4 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6 हो गई, दैट इज 1/2, दैट इज 1/3 के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे इसको चेक कर लो बस। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया आपका, यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है दैट इज 6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई 1/6, ये एक ही है, यहाँ पर आउटकम यहाँ पर 6 है, तो 1/6 आ गई। अब यहाँ से आप देखो पी ई इंटू पी एफ चेक करो, 1/3 इंटू 1/2 दिस इज 1/6, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, Hence, these are independent event। अभी तो ये मैं शो करने वाले ही बता रही हूँ, अभी आगे हम सॉल्यूशन वाले करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप का अच्छा सही है ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट इफ दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब आपको गिवन है कि पी ई इंटू पी एफ किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट इसने लिख दिया, सो आर द, वो बता रहा है ई और एफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताओ, ठीक है। वो कह रहा है ई और एफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताओ कि वो कैसे इवेंट्स होंगे। अब हम चलते हैं सेट्स पे थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ। हमने सेट्स पढ़े थे, ये था यूनिवर्सल सेट, ये था आपका यूनिवर्सल, यहाँ पर हो जाता है सैंपल स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। ये था आपका ई और ये था आपका एफ, तो जो ये वाला पोर्शन था वो क्या था आपका ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो दोनों में कॉमन है। और ये जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला बस ये होता था ई में से हम इंटरसेक्ट करते थे एफ डैश, ठीक है। एफ डैश को इंटरसेक्ट, मतलब एफ का ये पूरा ई है, ये एफ डैश है, तो इनका इंटरसेक्शन जो ई और एफ डैश का कॉमन है। ऐसे ही जो ये वाला एरिया होता था वो क्या होता था, ई डैश इंटरसेक्शन एफ। सेम इसी तरीके से ये पूरा क्या है, ई डैश है और ये एफ है, तो इनका जो कॉमन आता था, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, जो ये एरिया आपका ये होता था। अब यहाँ से आप देखो ई किसके इक्वल आ रहा है, ये ई पूरा है, ई पूरा है ना, ये पूरा सर्कल है, लेकिन यहाँ से ये है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। अगर मैं इसको यूनियन कर दूं ई इंटरसेक्शन एफ से, तो ये पूरा ई बना ना। अब जाके इन दोनों एरिया को, जब इस एरिया को मिलाया, इस एरिया को मिलाया, तो ये पूरा बना।
तो अब इसके थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब इसके अंदर आ जाएगा E इज इक्वल्स टू प्लस E इंटरसेक्शन F। क्यों आया? यहाँ पर एक फॉर्मूला और वो ये यूनियन है ना, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? दिस प्लस दिस माइनस इंटरसेक्शन। तो अब ये देखो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अपने आप में एक अलग सेट है, ये अपने आप में एक अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट है, इसलिए हमने वो पार्ट नहीं लिखा माइनस इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो ई किसके इक्वल आ गया? यहाँ से इसके इक्वल आ गया पीई। अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने पूरा पीडीएफ में लिख करके दिया है कि आपको किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ से पी आ गया आपका, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, टेकिंग प्रोबेबिलिटी बोथ द साइड, दोनों हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, तो P इंटरसेक्शन F डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक, अब इसको हम इधर ले जाएंगे इंटरसेक्शन F को, P इंटरसेक्शन F डैश किसके इक्वल आएगा? हमें इसी के बारे में बात करनी है, हमें इसी को बताना है, तो इसके इंटरसेक्शन के बारे में ही बात करेंगे कि किसके इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये PE इंटू पी एफ डैश के इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएंगे? ये इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएंगे ना, तो इसलिए हम इसको इधर रख लिया, और इसके ये क्या हो गया? पीई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का हमें पता है ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर पीई किसके, पीई माइनस इंटरसेक्शन एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? पीई इंटू पी एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप पीई कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा? 1 माइनस पी एफ बच गया आपके पास। ठीक है, अब 1 माइनस पी एफ को क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होना ना होना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर वो इवेंट होगा, मान लो 0.5 होगा, तो ए डैश क्या हो गया? 1 माइनस ए हो गया। ठीक है, 1 माइनस ए प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस पी एफ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? पी एफ डैश की ना होने की प्रोबेबिलिटी, एफ इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो यहाँ से P इंटरसेक्शन F डैश किसके इक्वल आ गया? PE इंटू पी एफ। ये हमारी किसकी कंडीशन होती है? इंडिपेंडेंसी की। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये दोनों E और F डैश कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और एक बात इसके आगे और डिस्कस करना चाहूंगी, जो एज अ रिजल्ट आपका यूज होता है कि अगर E और F इंडिपेंडेंट है, अगर E F इंडिपेंडेंट है, तो विदाउट प्रूफ आप बता सकते हो E और F डैश इंडिपेंडेंट है, या फिर E डैश और F भी इंडिपेंडेंट है, या फिर E डैश और F डैश भी इंडिपेंडेंट है। मतलब कि E F डैश की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी? हमेशा P, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, PE डैश इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आएगा? PE डैश इंटू पी एफ। पी कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज इक्वल्स टू पीई कॉम्प्लीमेंट इंटू में पी एफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। आप चाहे इनको इसी तरीके से प्रूव करके देख लो, ये ऐसा रिजल्ट आप याद रखो कि अगर ई और एफ आपको इंडिपेंडेंट गिवन है तब, ठीक है, कंडीशन गिवन है, तो ये आपके एक इनमें से, दोनों में से चाहे एक का कॉम्प्लीमेंट हो, फिर इंटरसेक्शन हो, या दोनों का हो, तो वो सारा क्या आएगा? आपका इंडिपेंडेंट ही होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, वो कह रहा है कि ए और बी क्या है? दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। मतलब वो कह रहा है, अब क्वेश्चन को समझो क्या बनेगा। ए और बी इंडिपेंडेंट से हमें पता चल गया, हमें गिवन है, ये गिवन कंडीशन है कि पी ए इंटू पी बी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, अभी निकालना क्या वो नहीं समझ आ रहा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अकरेंस हो रही है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये आपको सेट से लेके जा रहा है वापस 11th क्लास में सेट्स चैप्टर पे। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी क्या होती है कि इसमें से चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए। वो क्या होता था? ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में होता था दोनों ही होने चाहिए, और यूनियन में क्या होता है? चाहे ये हो जाए चाहे वो हो जाए, ए एटलीस्ट। ठीक है, या फिर और वर्ड यूज करते थे। ठीक है, कम से कम एक तो हो, तो ये वर्ड होता है यूनियन के लिए। तो हम एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, और हमें निकालना है ये इसके इक्वल होगा। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये आ गया आपका पी ए प्लस पी बी। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं माइनस पी ए इंटू पी बी। बस आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकालोगे, कहीं ना कहीं आपका ये आ जाएगा। 1 माइनस पी ए को आप लिख दोगे पी ए डैश,
ठीक है, आप क्योंकि ए डैश में आना है ना आपको, देखो आपको कुछ ऐसा ही प्रूव करके दिखाना है, तो आप ऐसे करते जाओगे तो आपका पी ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस पी ए डैश पी बी के इक्वल आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इससे आपको यही आपको प्रूव करना था कि प्रोबेबिलिटी इन दोनों की इसके इक्वल आ जाए। आप इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है इसलिए मैं नहीं करवा रही आपको, आप इसको खुद से सॉल्व करो। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। A die is tossed thrice. एक डाई को 3 बार टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1। वो कह रहा है 3 बार एक डाई को टॉस किया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम। ठीक है, कम से कम एक बार तो ओड नंबर आ जाए, चाहे इसी में आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, तो दोनों में आ जाए, चाहे तीनों में आ जाए, कम से कम एक बार तो ओड नंबर आना ही चाहिए तीनों थ्रोज में से। सबसे पहले तो देखो, जब डाई को थ्रोज करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, देखो 1 1 1 1 1 2 1 ऐसे करके आपके 216 बनेंगे। कैसे, 6 इंटू 6 इंटू 6। जब डबल वाला देखा था, जब 2 थ्रो होते हैं तो हमारे कितने बनते हैं, 6 इंटू 6 36 टोटल आउटकम्स बनते हैं। और जब ये 3 वाला होता है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 इवेंट्स टोटल बनते हैं। तो इतना यहाँ पर लिख के दिखा पाना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस को कैसे डिफाइन कर लेंगे कि एज अ सैंपल स्पेस जिसमें एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट थ्रो के लिए, सेकंड थ्रो के लिए, थर्ड थ्रो के लिए, और एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसको बिलोंग करेंगे, या तो 1 2 3 4 5 6, बस इन्हीं नंबर को बिलोंग करेंगे, इससे बाहर बिलोंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स वाई जेड में से घूम फिर के 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ ना कुछ आता रहेगा तीनों। समझ आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमें पता लग गए कितने होते हैं, 216 होते हैं। ठीक है, इतना हमें हमारा काम निकल गया। अब एक इवेंट को लेट करो, इवेंट लेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। इवेंट क्या है कि ओड नंबर अपीयर्स, ओड नंबर अपीयर्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आ जाए। अगर ई है जो आपको फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट वंस ओड नंबर एक बार तो आ जाए, तो इसका ई डैश क्या होगा कि नो ओड नंबर, मतलब एक बार भी नहीं आना चाहिए। अगर आपकी तीनों एंट्री है तो तीनों में क्या आ गया, एक बार भी ओड नंबर नहीं है, मतलब इवन 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 नंबर। मतलब कि ई डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल आर इवन नंबर्स। उल्टा हो गया ना उसका। अगर एक बार भी एटलीस्ट वन ई है, अगर एक बार भी नहीं है उसका उल्टा, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब एक भी, सारे इवन नंबर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इवन नंबर का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इवन नंबर ई डैश आपका क्या बन गया, यहाँ से सेट देखो, एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, ये तो था सैंपल स्पेस की, कुछ भी आ सकता है। पर इसके अंदर आप देखो एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर सकता है, अगर सारे इवन है तो या तो 2 को या 4 को या 6 को, इसके अलावा नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे इवन है। तो कंफ्यूज मत होना, दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना। पहले हमने सैंपल स्पेस बनाया, फिर हमने ई को लेट कर दिया, जो हमने निकालना है ई डैश नो ओड नंबर, सारे ही कैसे हैं, इवन नंबर है। ई डैश क्या हो गया, अगर एक एटलीस्ट मतलब एक बार भी अगर ओड नंबर नहीं है, तो मतलब क्या तीनों थ्रोज में आपका इवन नंबर आया। तो इवन नंबर का हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वन वाले में क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट टू, थ्री, तीनों में सारे बहुत सारे उसके अंदर बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक मिल गया कि 2 4 6 में से एक आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। ई का बनाने बैठोगे तो आपके पास एक में आ सकता है, दो में इवन आ सकते हैं, दो में ओड आ सकते हैं, एक इवन आ सकता है, या तीनों में ओड आ सकते हैं। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए आप इवन की तरफ जंप कर गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश में आपको बताऊं तो ये क्या होती है, जिसमें कि देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ एंट्री 6 थी, तो हमारे टोटल नंबर क्या आ गए 216। तो यहाँ पर 3 है, तो अगर तीनों बार अगर ये आएगा तो हम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई 27। ठीक है, टोटल आउटकम्स जिनमें कि तीनों ही क्या है, इवन नंबर है, तो ऐसे आउटकम्स कितने हैं, टोटल 27 आउटकम्स ऐसे हैं। टोटल में से कितने 216, तो टोटल आउटकम है 27 ऐसे आउटकम है जिसमें कि तीनों एंट्रीज आपकी इवन नंबर है। तो ये पी ई डैश किसके इक्वल आ गया आपका 27/216 के इक्वल आ गया। बस अब पी डैश ई डैश आ गया, तो पी ई किसके इक्वल होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, पी ई डैश के इक्वल। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है होने की ना होने की, तो 1 माइनस 27/216 हम कर देंगे तो पीई आ जाएगा, दैट इज 7/8, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। दैट ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8 की ओड नंबर, जब हमने वो उसमें से हटा दिए, हमने कहा तीनों नंबर ऐसे जिसमें इवन 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 है वो उसमें से माइनस कर दिए, तो उसके बाकी जो बचेंगे एटलीस्ट वन,
मतलब वो कंडीशन हो जाएगी ना, इसमें ओड हो गया या 2 में ओड हो गया या 3 में ओड हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की हो गई 7/8। गॉट द पॉइंट? या फिर आप इसको इधर से ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे टोटल नंबर 27 मिल गए, मतलब आपके दो सारे केसेस थे 216, उसमें से जो 27 है वो इवन वाले हैं, तो इसमें से 227 माइनस कर दो तो आपको कितने मिले? 216 में से आप 27 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे 189। 189 या फिर पीई क्या बना आपका? 189 डिवाइडेड बाय 216। इसको आप सॉल्व कर लो। 216 में से टोटल में से 27 क्या है? सारे इवन वाली हैं आउटकम्स, तो बाकी कौन से बचे? बाकी बचे जिसमें एटलीस्ट 1 2 3 4 है, उतनी एंट्रीज बची, तो एंट्रीज कितनी हुई इसको सब्ट्रैक्ट करो, 189 एंट्रीज बची, तो 189 बाय 216, ये इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 15। टू वॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट विद रिप्लेसमेंट, इसमें क्या किया है? विद रिप्लेसमेंट करा है। विद रिप्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था ना कौन सा केस बन जाता है, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट वाला केस बन जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये। एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स जिसमें कि 10 ब्लैक थी और 8 रेड बॉल्स थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों ही रेड होंगी, एक ब्लैक होगी एक रेड होगी। तो पहले इसके लिए समझ लेते हैं, इवेंट डिसाइड कर लेते हैं। एक इवेंट डिसाइड कर लिया, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, रेड बॉल, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। अगर रेड बॉल आ रही है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/18 है, ठीक है, 8/18 जो कि इक्वल आ गई 4/9 के इक्वल। अब इसके अंदर बी बी इवेंट कर लो, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल, ब्लैक है ना, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? यहाँ से पी बी इज इक्वल टू 10/18, ठीक है, यहाँ से आ गई 5/9, पी ए आ गया पी बी आ गया। अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, बोथ आर रेड, जब बोथ आर रेड तो मतलब आपको पी ए फाइंड आउट करना है, दैट इज 4/9 इंटू 4/9, दिस विल बी इक्वल्स टू 16/81। सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, पी ए बी फाइंड आउट करना है आपको। फर्स्ट इज ब्लैक है, पी बी ए फाइंड आउट करना, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा पी बी ए, तो ये आ गया आपका पी बी इंटू पी ए, क्योंकि ये कैसे है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये क्या आ गया? 5/9 इंटू 4/9, ये आ जाएगा 20/81 के ऊपर। थर्ड पार्ट देखो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, देखो अब इसके अंदर क्या रहा है? वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, अगर एक ब्लैक है तो दूसरी रेड होगी, मतलब पहली दूसरे उसने कुछ नंबर नहीं दिया, अगर ये ब्लैक है तो ऑब्वियसली ये रेड होगी, अगर ये ब्लैक है तो ऑब्वियसली ये रेड होगी, मतलब एक रेड होगी, दोनों ब्लैक नहीं होंगी, दोनों रेड नहीं होंगी, एक ब्लैक एक रेड वाला कॉम्बिनेशन आपका इसके अंदर चलेगा। तो इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे इसको? पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन पी बी इंटरसेक्शन ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी ए बी हो सकता है यूनियन पी बी ए हो सकता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो किसके इक्वल आ गया? पी ए बी प्लस पी बी ए के इक्वल आ गया, दैट इज पी, ये किसके इक्वल आ गया? पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी ए, वैल्यूज रख दो। पी ए की क्या वैल्यू है? 4/9 इंटू 5/9 प्लस 5/9 इंटू 4/9, दिस विल बी इक्वल टू 40/81। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको समझ आया? ठीक है, वन ऑफ देम, मतलब ये दोनों केसेस ले लिया ना पहले, एक रेड है ब्लैक है, यूनियन इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, यूनियन का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, या ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए, प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर ए ने प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है और बी के प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, और ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है। तो प्रॉब्लम ना सोल्व होने की अगर ये थी प्रोबेबिलिटी इसके करने की, तो ना करने की क्या आई इसके अंदर से? 1/2, और पी पी मतलब एक प्रोबेबिलिटी मतलब ए प्रॉब्लम को सोल्व करवाया, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी से प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो बी से सोल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 2/3 है। इतना समझ आ गया? अब पार्ट चल लेते हैं ए पे। प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो गई,
प्रॉब्लम सॉल्व अब ए ने करी, बी ने करी, कैसे करी, किसने करी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। पी प्रॉब्लम सॉल्व इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, किसी ने भी करी हो। 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस पी नहीं हुई, दोनों से ही नहीं हुई, ना इससे हुई ना इससे हुई, उसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस, अब ये इंडिपेंडेंट वर्ड यहाँ पे मैंने बताया था इंटू पी बी डैश, अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों के दे दिए थे 1/2 इंटू 2/3, जो कि सोल्व करने पे आ जाएगा 2/3, मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो गई, 1 माइनस प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, इजी है हमारे लिए सोल्व करना। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम, उन दोनों में से एग्जैक्टली वन ने ही सोल्व करी, चाहे इन दोनों ने सोल्व कर दिया। हमारे इस वाले केस में क्या था, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, चाहे दोनों एक साथ लेके आए, मैम सोल्व हो गई प्रॉब्लम, दोनों ने एक साथ बोला और प्रॉब्लम सोल्व हो गई, चाहे एक ने करी। अब इसके अंदर कह रहे हैं सिर्फ एक ने करी है, ये नहीं है कि दोनों ने कर दी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये अभी जो वो वाला केस हमने यहाँ पर किया, सेम ये वाला बन गया, पहले वाले हुआ, दूसरा दूसरे ने नहीं करा, लेकिन इसमें तो दोनों हो रहे थे, दोनों ही हो रहे थे, बी आ रही थी, रेड आ रही थी, पर इसमें एक नहीं हो रहा, तो अगर ए ने कर दी तो बी से नहीं हुई, ए से नहीं हुई तो बी से हो गई, तो इसमें ये वाला केस बन गया, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पर देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, पी ए इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये इसके इक्वल हो गया, गॉट द पॉइंट। अब ये इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश पी बी, मैंने आपको बताया था जब ये करवाए थे कि अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ये सारे जो है ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ये भी सारे मैंने बता दिया था अभी आपको ई और एफ का जब डेरिवेशन करवाई थी। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट ऑन कर दो, पी ए की आएगी, यहाँ पी बी डैश की आएगी, सारी वैल्यूज यहाँ पर ऊपर आपने पहले ही सोल्व कर लिया, सब सोल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, 1/2 विल बी द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, देन दो पेयर, दोनों इकट्ठे डाइस हमने थ्रो किए, उन पे दोनों पे ही इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। मैं बता दूं सिर्फ अकेला एक ऐसा नंबर है 2, जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, इसके अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाते हैं सारे इवन नंबर। तो 2 इज द अकेला इवन प्राइम नंबर व्हेन पेयर इज अ डाइस इज रोल्ड। अब इसके अंदर आप देखो, जो हमारे पास एस सैंपल स्पेस में टोटल एंट्रीज कितनी आएंगी, 36 आएंगी, क्योंकि दोनों को साथ में कर रहे हैं, 6 इंटू 6 36 आएंगी, इतना पता है आपको। और जो हमारे पास इवेंट आएगा, इवेंट क्या है, ई क्या है आपके पास, सिर्फ उसके अंदर एक ही आ सकती है, 2 2 की दोनों पे 2 आ जाए, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों ईच डाई दोनों पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि सिर्फ एक अकेला इवन प्राइम नंबर 2 ही है, तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई आपके पास 1/36, सिर्फ एक ही एंट्री है इसके अंदर 1/36, दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, two events A and B will be independent. A are mutually perpendicular. This and this. अब इसको देखते हैं. Two events A and B will be independent if two events are independent. ठीक है, इसके अंदर हमें पता है कि A इंटरसेक्शन B जो है P A इंटू P B के इक्वल है, ठीक। अब इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये, अब इसके अंदर एक बार हम चेक करते हैं, कंडीशंस को लेके चेक करते हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तब तो P इंटरसेक्शन B क्या होता है, 0 हो जाता है, A इंटरसेक्शन B क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अब इसके अंदर आप देख लेते हैं, अब ये किसके अंदर होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली ये भी इंडिपेंडेंट की तरह ही फॉलो करेंगे, तो इंटरसेक्शन B डैश को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश को लिख सकते हैं A यूनियन बी डैश, ये आपका सेट्स का चैप्टर है जिसके अंदर हमने पढ़ा था ए यूनियन बी डैश करते हैं तो वो ए इंटर, ये साइन चेंज हो जाता है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी होल का इसका होता है कॉम्प्लीमेंट, तो साइन चेंज हो जाता है, ये दो प्रॉपर्टी हमने अच्छे से 11th क्लास में पढ़ी थी, ये दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इधर से आ गया, ये आ गया हमारे पास, अब इस होल सेट का कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिख सकते हैं, 1/p
ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब 1 माइनस ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। 1 माइनस पी ए माइनस का साइन है, ये ओपन कर दो ब्रैकेट पी बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कॉमन वगैरह ले लो तो आपका इसके इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ से आप ले लोगे ना 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, ये माइनस माइनस का साइन यहाँ पे खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस पी ए पी ए। ठीक है, अब ये बच गई आपके पास। अब ले लोगे 1 माइनस पी ए और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस पी बी, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। होता पॉइंट यहाँ से ये लेने के बाद ना तो पी ए पी बी के इक्वल आया, ना पी ए प्लस पी बी 1 के इक्वल आया, यही वाला आया 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी के इक्वल आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। गॉट द पॉइंट, है समझ आया। अब बेस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अब है बच्चों बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज अबाउट फाइंडिंग अ रिवर्स प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हम समझेंगे कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम पे आएंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास इवेंट्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आपके पास E1 E2 E3 E4 मतलब इतने कोई भी इवेंट्स हैं आपके पास, तो वो कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो ये क्या होगा, 5 के इक्वल आता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस कुछ भी उनके अंदर डिपेंडेंसी नहीं होती, ये पार्ट नहीं होता, वो बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर ये इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इवेंट 3 है, इवेंट 4 है, मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं, मतलब कि अगर हम इनका यूनियन करते हैं E2 E3 एंड E4, अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है। जो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो ये एग्जॉस्टिव भी होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं। दो मीनिंग आपको समझ आ गए। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इसके अंदर और थर्ड कंडीशन, फर्स्ट हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड हो गई एग्जॉस्टिव, और थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि हर कोई ई आई ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी वैसे भी नहीं होती। आप लोगों को पता है कि नेगेटिव में जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ग्रेटर देन 0 ही होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में रहती है, 1 तक हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1 तक हो सकती है। गॉट इट, तो ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। इतना क्लियर है। तो अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मान लो ये E1 है एक प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी है इवेंट है, सॉरी E1 इवेंट, E2 E3 इवेंट है, 3 इवेंट है। तीनों की वजह से ए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, मतलब E1 का E2 से कोई लेना देना नहीं है, E2 का E3 बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर आना, इसकी वजह से यहाँ पर आना, और इसकी वजह से भी यहाँ पर आना, फिर टोटल ए का हैपन होना, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। समझ आ रहा है, इन तीनों की वजह से हम ए की कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ए सोल्व हो जाए, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंड आउट करना भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिख कर देती हूँ। जैसे कि अगर आपको पी ए फाइंड आउट करना है तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम E1 लेते हैं, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पी ए ऑफ E1। ठीक है, पी ए किसके इक्वल है, पी E1, सबसे पहले E1 का लो, प्लस पी ए जब E1 हो चुका, पी ए E1 होने की चांसेस जब E1 हो चुका, प्लस अब आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 हो गया, प्रोबेबिलिटी E2 होने की प्रोबेबिलिटी, और A होने की प्रोबेबिलिटी जब E2 हो चुका। ठीक है, ऐसे ही E3 की, E3 हो चुका, P A होने की प्रोबेबिलिटी जब E3 हो चुका, दैट इज कंडीशन। E1 क्या है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन कंडीशन इज E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, probability of happening A when condition is E2 has happened, probability of E3 into में probability of A when E3 is condition।
इस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको मीनिंग समझ आ रहा है? टोटल E1 की वजह से प्रोबेबिलिटी, फिर E2 की वजह से, E3 की वजह से, तीनों की वजह से जो प्रोबेबिलिटी आप काउंट कर पा रहे हो दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। जिस किसी क्वेश्चन में 2 इवेंट्स ही गिवन होंगे, तीसरा गिवन नहीं होगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? तो क्वेश्चन देख लेंगे, उससे ज्यादा आपको क्लियरेंस आ जाएगी। एक इसके अंदर ये क्वेश्चन देखो, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक पर्सन को कंस्ट्रक्शन की जॉब मिली। द प्रोबेबिलिटीज आर, प्रोबेबिलिटी है 0.65 की प्रोबेबिलिटी है दैट देयर विल बी स्ट्राइक, कि वहां पर स्ट्राइक हो जाएगी। कहां पर? कंपनी में स्ट्राइक हो जाएगी। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। 0.80 that 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि वर्क जो है टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अगर स्ट्राइक होती है तो 0.32 की प्रोबेबिलिटी है कि काम टाइम पर कंप्लीट होगा। ठीक है, स्ट्राइक होगी तो इतना, स्ट्राइक हो गई तो इतनी प्रोबेबिलिटी है काम कंप्लीट होने की, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो इतनी प्रोबेबिलिटी है काम कंप्लीट होने की, और स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, डिटरमिन इट्स प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। प्रोबेबिलिटी निकालो कि कंस्ट्रक्शन जॉब का जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर दो चीज समझ आ रही है। एक इवेंट ए ले लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, की जॉब जो है टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी। और इवेंट बी आप लेट कर लो कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। यही चीज दिखाई दे रही है ना कि देखो टाइम पे कंप्लीट होगा नहीं होगा, स्ट्राइक होगी नहीं होगी, यही दो चीज समझ आ रही है। जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और बी क्या है इसके अंदर? आपने लिया कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। बी को ले लेते हैं, स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक विल बी देयर, स्ट्राइक होगी। ठीक है, अगर स्ट्राइक होगी, अब किसी किसी ऑप्शन में देखो नो स्ट्राइक का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर नहीं हुई तो हम यहाँ से बी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी हुई है स्ट्राइक होगी कि 0.65 दी हुई है, तो स्ट्राइक नहीं होगी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पी बी डैश किसके को आ गया? 1/065 के, दैट इज 0.35 हो गई। ठीक है, स्ट्राइक होगी की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको एस से डिनोट कर लो। स्ट्राइक होगी की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.35 हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो इवेंट्स आपके बन गए यहाँ पे, एस और एस डैश। यहाँ पर देखो दो इवेंट्स बन गए, एस और डैश, एक्स डैश, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। होगी क्या नहीं होगी? ठीक है, होगी क्या नहीं होगी, दो इवेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर दो इवेंट हो गए, होगी स्ट्राइक या नहीं होगी। अब हमें बताना है कि जो जॉब है वो टाइम पर कंप्लीट होगी नहीं होगी। हमें ए बताना है कि जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो दो इवेंट और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो एक एस है तो एक एस डैश है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों इवेंट्स। गॉट द पॉइंट? अब देखो अगर पी एस स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं? पी एस हमने यहाँ से फाइंड आउट किया 0.65 जो कि हमें गिवन था, और स्ट्राइक नहीं होगी के चांसेस कितने हैं? 0.35 है। ठीक है, पी एस होने के चांसेस कितने हैं? 0.65, और स्ट्राइक ना होने के चांसेस है 0.35। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि स्ट्राइक कंप्लीट होगा अगर स्ट्राइक हो गई। उसने क्या बोला है कि वर्क कंप्लीट होगा अगर स्ट्राइक हो गई। यही तो हमने पढ़ा है ना, नीचे वाला क्या होता है? कंडीशन गिवन होती है और वो हो चुका होता है। तो अगर स्ट्राइक हो चुकी है तो वर्क कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज नो स्ट्राइक, एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। अब देयर इज अ स्ट्राइक तो काम कंप्लीट होने के चांसेस हैं 0.32। ऐसे ही इधर से आ जाओ कि अगर स्ट्राइक हो चुकी है, हो नहीं हुई है, तो काम कंप्लीट होने के कितने हैं? 0.80 चांसेस है। ठीक है, अपने क्वेश्चन को देखते हुए जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी, अब हमें बताना है कि दोनों की वजह से काम होने के चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि टाइम पे आपका जो ए वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं। अब आ जाओ अपने प्रीवियस फॉर्मूले पे
ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें यही निकालनी है कि जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके लिए आ जाएगी, यहाँ पर दो इवेंट्स हैं आपके, तो पी एस, यहाँ से देखो इससे पी एस इंटू में पी ए जब एस हो चुका है, और दूसरा पी एस डैश पी ए जब एस डैश हो चुका है। बस आप इनके वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर दो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आपके पास चांसेस आ जाएंगे। दैट इज पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द जॉब ऑन द टाइम विल बी, पी एस यहाँ से क्या है 0.65, पी ए एस है 0.32 प्लस पी एस डैश है 0.35, पी ए एस डैश है 0.80। यहाँ से आपको सारी वैल्यूज मिल गई, आप इनको सॉल्व कर लोगे तो पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 0.488 के इक्वल आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम ऑन 0.488। अब इसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देखो यहाँ से आपके दो बने, क्वेश्चन को समझना है बस, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो ये चांसेस हैं, अगर स्ट्राइक हो गई तो ये चांसेस हैं, और स्ट्राइक होने के ये चांसेस हैं। तो हमें मिल रहा है ना स्ट्राइक होगी नहीं होगी, और यहाँ पर ए, ये जो लेते हैं किसको लेते हैं, जो हमें वर्क कंप्लीटेड ऑन द टाइम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेस थ्योरम, जो कि इसका रिवर्स प्रोसेस है। अभी हमने देखी टोटल प्रोबेबिलिटी, अब देखते हैं बेस थ्योरम, इसी टोटल प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, आपको एक बैग दिया हुआ है, दो अर्न दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक में 5 बॉल्स है ब्लैक, एक में 6 है रेड, इसमें है 10 ब्लैक और 20 है रेड, ठीक है। अब हमें पता है हम क्या, इसके अंदर हम ऐसे प्रोसेस चलते हैं कि कौन से बैग में से आई, जैसे मान लो इसकी 1/2 है प्रोबेबिलिटी बैग सेलेक्ट करने की, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 10 वो ब्लैक आएगी या फिर ये आएगी, ठीक है, रेड आएगी चाहे ब्लैक आएगी, हमें बतानी होती है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि बॉल ब्लैक आ गई, बॉल क्या है, हमने एक बॉल ड्रॉ करी, वो ब्लैक कैपर, वो बताओ वो सेकंड बैग में से आई थी। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। अभी तक हम क्या बताते थे कि हमने एक वो ली, बॉल ली, ड्रॉ करी हमने, वो किस कलर की आएगी ये बताओ, पर अब हम उसका कलर बता रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि ये कौन से बैग में से आई, ये सेकंड बैग में से आई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर ये फर्स्ट बैग में से आई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ये क्या होता है बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। जैसे कि ए है, अब हमें इसके अंदर कैसे आना है, रिवर्स चलना है, ऐसे यहाँ से रिवर्स आना है, तो यहाँ से बताना है कि फर्स्ट में से आई या सेकंड बैग में से आई, ठीक है। ए हैज हैपेंड, ए हो चुका है, ए हो चुका है, बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द E1 और E2। अगर ये E1 है, ये E2 है, तो कहाँ से हुआ ये काम, कोज बताना है, रीजन बताना है, कहाँ से हुआ होगा ये काम, ठीक है। तो इसका सेम कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने आपको करके दिखाया, दैट इज E1 इवेंट, E2 इवेंट, यहाँ पर आ गए हम ए पर। ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हैपनिंग, और ये क्या है, ए जब E1 हो चुका है, ये क्या है, ए जब E2 हो चुका है, सिमिलर। अब इसके अंदर अब हमें फाइंड आउट करना है, मान लो वो कह रहा है कि ए हो चुका, बताओ वो E1 की वजह से हुआ होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, E1 जबकि ए हो चुका, हमें यही फाइंड आउट करना है कि E1 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए हो चुका, ठीक है। E1 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए हो चुका, तो इसका फॉर्मूला है E1 इंटू में पी ए E1, इसका रिवर्स देखो, E1 की निकालनी है तो E1 ही मल्टीप्लाई हो गया, और इसका रिवर्स ए E1, E1 ए से ए E1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आती है टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये सेम फॉर्मूला पी ए का, ये वाला, ठीक है, पी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको E2 के लिए बताना, वो बताओ कि ये चांसेस E2 से आए होंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 बाय ए इज इक्वल टू पी E2, जिसकी निकालनी है उसी की, और ये उल्टा हो जाएगा, ए E2 हो चुका ए की, और ये पी ए, और पी ए यहाँ पर क्या है, दोनों में ही पी E1 ए वाले का लिख के दिखा रही हूँ, पी E1 ए का है E1 इंटू पी ए बाय E1, और ए को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने वहां पे लिखा था, देखो दिस इंटू दिस, पी E1 इंटू में पी ए E1, ठीक है, एक ये प्लस में इसका भी था पी E2 पी ए बाय E2,
ये इसका A1 है। अगर यहाँ पर तीसरी इवेंट होता तो वो भी ऐड होता सेम वे में। जो यहाँ पर A1 PA का फॉर्मूला था वही यहाँ पर PA का फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको चीजें, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी में है ना, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते बिल्कुल भी, औरों में तो फिर भी कॉन्सेप्ट समझा देंगे, पर इसके अंदर तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए होते हैं। क्वेश्चन करो जब ज्यादा चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब इसके अंदर देखो, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक। एक बैग 1 है, उसमें 3 रेड हैं और 4 ब्लैक है। दूसरा बैग है 2, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें 5 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक बॉल निकाली रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी एक में से निकाली है। इट इज फाउंड टू बी रेड, ये कैसी निकली? रेड निकली। प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बैग 2 में से आई थी। अब देखो इसको करते रहे, इवन ले लो, इवन क्या है? फ्रॉम बैग 1, आप अच्छे से लिखोगे दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। E2 क्या है? द बॉल वाज ड्रॉन वाज फ्रॉम बैग 2। और A क्या है इसके अंदर जो हो चुका? इट इज फाउंड टू बी रेड, बॉल इज रेड, वो तो हमें रेड कलर की मिल चुकी, ये काम हो चुका है। अब इसके अंदर देखो, E1 E2 और A हो चुका, A हो चुका। अब E1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? E1 क्या है? दो बैग है, दोनों में से A सिलेक्ट करने का। अभी उसको बैक रिवर्स को भूल जाओ आप, अभी जो मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है, जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में किया है, उसको ध्यान से समझो। अब ये बन गया, हमने ये बना के तैयार कर लिया, ठीक है, जो हमें मिल चुका है, ये हमने याद तैयार कर लिया। अब इस डायग्राम पे आ जाओ। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होने की क्या है? दो बैग है, A है, ये 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 आ गई। ऐसे ही E2 सिलेक्ट करने की, सेकंड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ हो गई यहाँ से भी, ठीक है। अब P A जबकि E1 में से है, मतलब कि रेड बॉल आएगी जबकि आप E1 बैग, फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर चुके हो, तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं? फर्स्ट बैग है तो रेड बॉल आने के चांसेस है 3/7, क्योंकि 3 रेड है और टोटल 7 बॉल्स हैं। ऐसे ही जब आप E2 बैग सिलेक्ट कर चुके हो तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने थे आपके? तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं? देखो, 5/11, सेकंड बैग में से 5 रेड है, टोटल 11 है। E2 हमारा हो चुका, इतना हमने बना लिया, ठीक है, इतना जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था टोटल प्रोबेबिलिटी में, उतना बना लिया। बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन बैग 2, हमें E2 निकालनी है। हमें निकालना है E2 की प्रोबेबिलिटी जबकि वो रेड आ चुकी है, ठीक है, E2 निकालना है जबकि रेड आ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था, जब E2 की निकालने तो E2 इसको रिवर्स कर दो और नीचे आएगा PA, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। और PA क्या होता है? E2/A किसके इक्वल आ गया? PE2 PA/E2 डिवाइडेड बाय PA क्या आएगा यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? E1 जितने भी इवेंट्स होते हैं सबके लिए, A/E1 प्लस PE2 PA/E2, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर PE2, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। अब PE2 1/2, PA/E2 भी आपको पता है, यहाँ से 5/11, और यहाँ डिवाइड में आ जाओ आप, 1/2 इंटू 3/7, बस जहां जहां जो लिखा है बस उसकी वैल्यू लगानी है, प्लस 1/2 इंटू 5/11, और इसको आप सोल्व करोगे, बस सिंपल सोल्व करना है, तो आपका आ जाएगा 35/68। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 35/68। तो यहाँ से आपको क्या आ गया? PE2/A इज इक्वल टू 35/68, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैक टू, रेड बॉल तो है फ्रॉम बैक टू से ही आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बनती है, 35/68 बनती है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये भी सेम इसी टाइप का है। An urn contains 5 red and 5 black balls. एक अर्न है, उसके पास 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। एक बॉल निकाली, कलर नोट किया उसका, नोटेड कलर, कलर नोट कर लिया हमने उसका, और उसको वापस डाल दिया, उसको वापस डाल दिया। और जो कलर निकला था, चाहे वो ब्लैक था चाहे वो रेड था, जो कलर निकला था उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी, उसी कलर की। अभी हमें ये नहीं पता कि वो रेड था या ब्लैक था, पर उसको तो वापस डाला ही डाला एज इट इज, और जो कलर निकला था उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी। गॉट द पॉइंट? समझ आ गया इतना तो? 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, जो कलर निकला था, आर पुट इन द अर्न इन द
देन द बॉल इज ड्रॉन एंड रेक्टम। पहले एक बॉल निकाली, जिस कलर की निकली थी उसको तो वापस डाला ही डाला, साथ में सेम कलर को दो और डाल दी। दूसरी बॉल निकाली, दिस इज फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल निकाली। अब बताना है सेकंड बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बॉल जो है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बॉल जो है रेड होगी, तो इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए सेकंड बॉल विल बी रेड होने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब E1 E2 क्या मानेंगे? एक E1 इवेंट, एक E2 इवेंट। E1 इवेंट में जो पहले हो चुका, ठीक है, पहले क्या हुआ था? पहले ये हुआ था कि रेड भी निकल सकती थी और ब्लैक भी निकल सकती थी। ठीक है, यहाँ से E1 हमने क्या लिया? इवेंट है, ये सारे इवेंट्स हैं। E1 इवेंट क्या था कि फर्स्ट बॉल जो थी वॉज रेड थी, और E2 क्या था? फर्स्ट बॉल वॉज ब्लैक। एक इवेंट ये भी हो सकता था ना, फर्स्ट जो बॉल निकाली थी हमने वो ब्लैक थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, E1 क्या है? फर्स्ट बॉल ब्लैक रेड थी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालू मैं। E1 क्या है? फर्स्ट बॉल रेड थी। अगर पहले वाली बॉल रेड थी तो पहले क्या था? सिंपल था, ये वाला तो बाद में काम किया ना हमने। पहले क्या था? 5 रेड थी, 5 ब्लैक थी। तो अगर फर्स्ट वाली बॉल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाली निकाली थी, रेड थी, तो इसकी कितनी हो गई? 5/10, दैट इज 1/2 थी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही अगर फर्स्ट वाली ब्लैक थी, सिंपल, ये बाद का प्रोसेस नहीं, पहले जब हम पहले निकाल रहे हैं, बस पहले तो हमारे पास 5 रेड है, 5 बॉल है, तो उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10। ब्लैक आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, वही 5/10। ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पर आ जाओ, PA/E1। अब देखो, जब E1 हो चुका, ठीक है, अगर हमारे पास, ये किसकी है? रेड कलर वाले के लिए बात कर रहे हैं, ये ब्लैक वाले के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। अगर रेड बॉल निकली थी, अब आगे का प्रोसेस समझना, अगर बैग में से रेड बॉल निकली थी तो क्या किया गया? दो रेड और डाल दी गई। अगर रेड निकली थी, इवन केस अगर हुआ, तो क्या हुआ? अगर रेड निकली थी, ठीक है, कंडीशन क्या है कि रेड निकली थी, तो रेड निकली थी तो हमारे पास अब दो रेड और डाल दी गई, तो 7 रेड हो गई अब, और 5 ब्लैक रह गई। ठीक है, तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ए क्या है? रेड होगी बॉल। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/12, क्योंकि दो रेड डाली गई। रेड निकली थी तो दो रेड एक्स्ट्रा डाली गई, तो अब हो गई 7 और 12, 7/12। ऐसे ही इसके अंदर देखो, A/E2 में अगर पहले वाली ब्लैक निकली थी, अगर E2 वाला केस लें, अगर पहली बॉल जो थी वो ब्लैक थी, तो 5 रेड एज इट इज रही। अगर वो बॉल ब्लैक थी तो उसको भी एज इट इज डाल दिया, ब्लैक 5 रही, और ब्लैक की ही दो और डाल दी, तो अब कितनी हो गई? 7 ब्लैक हो गई इसके अंदर। तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? रेड, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे रेड की ही बात कर रहे हैं ना, एक ही, तो ये हो गई 5, रेड तो 5 ही रही ना, लेकिन टोटल बॉल हो गई 12। तो ये आ गया आपका, ये 1/2 आया, ये 1/2 ए, ये आप समझ रहे हो? मीनिंग समझ रहे हो? ठीक है, को क्या था, क्या होने के बाद क्या हुआ, इस टाइप से ये चीजें हैं। बस आप इसके अंदर अपना फॉर्मूला लगाओ। अब आपको निकालना क्या है? सेकंड बॉल रेड होगी, मतलब आपको PA फाइंड करना है। दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर आ जाएगा PE1, P, इसके अंदर आ जाएगा आपका PE1 और PA/E1, ये PE1, PA/E1 और PE2, ये बिल्कुल सिंपल है, इस सीरीज में चलते चले जाया करो। अब E2 के लिए आ जाओ, इनटू में PA/E2, और जो इसका लिखने का स्टाइल है, सारा फॉर्मेट है, मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। ये तो बना ही देना, पर अलग से इन वैल्यूज को भी अलग से लिख दिया करो। ठीक है, ये तो बनाना ही बनाना, इससे तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम समझो सॉल्व हो गई, 1 सेकंड में जाती है, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, और इससे आपके गलती होने के चांसेस भी नहीं रहते बिल्कुल भी। ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कॉलेज में बच्चे हैं, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। जितने भी बच्चे हैं उसके जो 60% है वो होटल में रहते हैं। ठीक है, और 40% जो है स्कॉलर्स हैं, डे स्कॉलर्स, मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते, डेली आना जाना, डेली अप डाउन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट, जो पिछले सालों की रिपोर्ट है, वो क्या कहती है कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन द हॉस्टल ए ग्रेड, कि 60% जो बच्चे रहते हैं, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उसमें से 30% बच्चों के ए ग्रेड आते हैं। ठीक है, एंड 20%, और जो डे स्कॉलर्स हैं उनमें से जो 20% बच्चे हैं उनके ए ग्रेड आते हैं। इतना तो हो गया क्लियर। अब
एट द एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में देखा गया वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, कोई भी एक बच्चा रैंडमली उठा रह गया, जैसे पूरा कॉलेज है उसमें से एक बच्चा ले लिया, उन्हें नहीं पता कि ये कहाँ का है, ये डे स्कॉलर है या उसका है, हॉस्टल का है, ठीक है। एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन, एक बच्चा उठाया, उसकी ग्रेड ए थी, वो ग्रेड ए वाला ही बच्चा था, इनमें से बच्चा था वो होशियार वाला बच्चा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज इन हॉस्टलर, अब वो हॉस्टलर था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, ये देखो बेस थ्योरम आ गई रिवर्स वाली, वो कह रहा है जो ए जो बच्चा था वो तो ग्रेड ए वाला बच्चा है, आप बताओ। अब इवन क्या है, इवन ये इवन हम ले लेते हैं हॉस्टल वाला बच्चा जो कि हॉस्टल में, या आप इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करोगे कि लेट इवेंट इवन दैट इज द स्टूडेंट रिजाइड इन हॉस्टल, लेट इवेंट ई2 दैट द स्टूडेंट इज डे स्कॉलर, दिस इज डीएस, मैंने क्या लिखा है, डे स्कॉलर है, ठीक है। अब ए मैंने लिया इवेंट जिस बच्चे की ग्रेड ए आई थी, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, अब हम लेकिन ये है तो हमें समझ आ गया कि ग्रेड ए वाला बच्चा मिल चुका, बताना है वो ई1 का था या ई2 का था, ये क्या है, बेस थ्योरम है, रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम एक बार तो सीधा ही चलते हैं ना, उल्टा जाने के लिए भी सीधा तो जाना ही पड़ेगा। अब ई1 आओ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बच्चे हॉस्टल हैं, कितने परसेंट ऑफ बच्चे हॉस्टल में है, 60/100, ठीक है, जो परसेंटेज होती है वो ही, ये क्या आ गई आपकी 6 बाय, इसको एज इट इज रहने तो 6/10 या फिर 3/5 आ गई, यहाँ से डे स्कॉलर्स की कितनी है, PE2 40%, 40/100, ठीक है, ये आपकी गिवन है परसेंटेज में, दिस इज द प्रोबेबिलिटी गिवन इन परसेंटेज, गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रीवियस ईयर, अब वो कह रहा है, देखो इसमें इसने ये भी बताया प्रीवियस ईयर रिजल्ट की रिपोर्ट कह रही है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, हॉस्टल में हो चुका, अब उनकी ग्रेड आ रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 30%, और जो डे स्कॉलर वाले बच्चे हैं उनकी ग्रेड आएगी, अगर बच्चा होस्ट डे स्कॉलर है और उसकी ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 20%। अब आपको निकालना, और ठीक है, एट द एंड ऑफ द चूज किया, अब आपको क्या निकालना है, रिवर्स प्रोसेस निकालना है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस निकालना है, वो कह रहा है कि ये हो चुका, जो ये है ये हो चुका कि बच्चा ए ग्रेड का हमें मिल चुका, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर, मतलब स्टूडेंट क्या था, हॉस्टलर था, हमें PE1 जबकि ए हो चुका, वो ए ग्रेड का बच्चा आ चुका, वो निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E1 एज इट इज, इसको रिवर्स कर देंगे, और नीचे क्या आता है, पी ए मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप लिखोगे स्टेप में, आप नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिख के दिखाओगे, पी ए टोटल प्रोबेबिलिटी दिस इनटू दिस, देखो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 इनटू में PA/E2, सबकी वैल्यूज आपको पता है, E1 की वैल्यू पता है 6/100, 60/100 इंटू 30/100 डिवाइडेड बाय 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू में 20/100, ये सारा आपको पता है, बस आप ये सारी वैल्यूज पुट ऑन करोगे, आपको मिल जाएगा 9/13, 9/13 मिल जाएगी कि अगर बच्चा ग्रेड ए का है तो वो होस्टलर है, ठीक है, E1 वाला आपने निकाला ना, होस्टलर है, होस्टलर वाला ही आपको निकालना था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सेम है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो, कंपनी है इंश्योरेंस की, इंश्योर किया 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को, 6000 ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योरेंस देती है वो, प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट की कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और ट्रक की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, इनमें से ही कोई इंश्योरेंस वाला पर्सन एक्सीडेंट हो जाता है उसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, देखो E1 E2 E3, तीन इवेंट्स बने इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट वाला ले लो आप स्कूटर ड्राइवर, सेकंड ले लो आप कौन सा है, कार ड्राइवर, इसी सीरीज में ले लो, ज्यादा सही रहेगा, ट्रक ड्राइवर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए ले लो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, E1 ले लिया हमने, स्कूटर ड्राइवर इज इंश्योर्ड, E2 ले लिया, कार ड्राइवर इज इंश्योर्ड, एंड ट्रक ले लिया हमने, ट्रक ड्राइवर इज इंश्योर्ड, E3 ले लिया, ठीक है। ए ले लिया कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योर्ड है,
ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन विद एन मेट विद एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट तो उसका हो चुका, अब हमें बताना है कि वो E1 से था, वो स्कूटर ड्राइवर था, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें इसके अंदर बतानी है। तो इसके अंदर देखो PE1, सबसे पहले आप लिखो PE1, PE2 एंड PE3। PE1 किसके इक्वल आया है? PE1 कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी है इंश्योर्ड होने की, इंश्योर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है, तो PE1 यहाँ से आएगा। देखो E1 क्या है? 2000, और टोटल ड्राइवर्स कितने हुए? 2000, 4000, 6000, ये हो गए 12000, टोटल हो गए 12000, तो 2000 पर 12000 ये आ गया आपका 1/6। ठीक है, यहाँ से PE1 क्या हो गया? 1/6। इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। ऐसे ही PE2 आ जाएगा 4000/12000, तो ये आ जाएगा 1/3। ऐसे ही ट्रक ड्राइवर आ जाएगा 6000/12000, दैट इज 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये क्या आएगा? A/E1, ये आएगा PA/E2, ये आएगा PA/E3 के इक्वल। ठीक है, A/E1, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका एक्सीडेंट होगा जबकि वो स्कूटर ड्राइवर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट रिस्पेक्टिवली स्कूटर ड्राइवर की है 0.01, और ये E2 है 0.03, 0.15। बस ये आपको पहचानना होता है, ये हमने निकाले, ये गिवन है, हमें गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर रिस्पेक्टिवली दिस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि वो इंश्योर्ड पर्सन है, इसकी स्कूटर ड्राइवर तो बहुत है ना, ठीक है, तो इंश्योर प्रोबेबिलिटी की ये इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी की ये कार ड्राइवर है, ये ट्रक ड्राइवर। अब ये अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो कार ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो ट्रक ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमें ये गिवन है। अब वो कह रहा है एक्सीडेंट हो चुका, तो बताओ वो E1 से था, मतलब स्कूटर ड्राइवर था, वो E1 से था, तो आपको इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है? E1 ए फाइंड आउट करना है, एक्सीडेंट हो चुका बताना है, वो E1 से था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाय, तीनों ऐड हो जाएंगे, बस दिस इनटू दिस, PA टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी ना, PE1 इंटू में PA/E1 प्लस PE2 इंटू में PA/E2 प्लस PE3 इंटू में PA/E3। ये आप वैल्यूज पुट ऑन कर दोगे, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, आंसर आएगा 1/52। ठीक है, आंसर विल बी 1/52, प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर ड्राइवर होगा वो 1/52 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये CBSE का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, मतलब जो किए हैं उससे इजी ही है। इन अ शॉप X, एक X शॉप है, एक Y शॉप है, 30 टिन्स ऑफ घी टाइप ए, जो 30 टिन्स हैं घी के टाइप ए वाले हैं, और 40 टिन्स जो हैं वो टाइप बी वाले हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, आर कैप्ट फॉर सेल। अब शॉप वाई में 50 टिन्स हैं टाइप ए वाले और 60 टिन्स हैं टाइप बी वाले। 1 टिन ऑफ घी इज परचेज फ्रॉम द वन ऑफ द शॉप रेंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, फ्रॉम द वन ऑफ द शॉप रेंडमली सेलेक्टेड इज फाउंड टू टाइप, बी टाइप का मिला। सिंपल इसी में ले लेना, एक्स इज द इवेंट ले लेना, एक्स का नाम ही इवेंट ले लेना कि वो शॉप एक्स को सिलेक्ट कर रहा है, वाई इवेंट ले लेना, शॉप वाई को ये सिलेक्ट कर रहा है, या फिर ABCD जो मर्जी ले लेना। बी ले लेना कि वो टाइप बी का मिल गया, टाइप बी का मिल गया। फाउंड द प्रोबेबिलिटी इट इज परचेज फ्रॉम शॉप वाई, उल्टा चलना है ना, बी टाइप का तो मिल गया, ये परचेज किया था वाई से, तो यहाँ से PX लो, PY लो, PX यहाँ से क्या आएगा? दो ही शॉप है तो 1/2, 1/2 यही सिलेक्शन आ जाएगा। अब बी की सिलेक्शन जब एक्स है, बी की सिलेक्शन जब वाई शॉप है, जब एक्स शॉप है तो बी टाइप बी के कंटेनर आने के, मतलब क्या बोलते हैं, टिन, टिन आने के कितने चांसेस है जब एक्स शॉप है? तो सेम वैसे जो हमने बॉल वाला किया था, 40 + 70 तो टोटल है, और टाइप बी के 40 हैं। ठीक है, ऐसे जब वाई शॉप है, वाई शॉप में से आने के चांसेस क्या है? टाइप बी के 60/110, ये बन गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी परचेज फ्रॉम वाई, वाई जबकि वो टाइप बी का है, तो वाई इंटू में पी, B/Y, PX, PB/X, ये यहाँ से देख के लिख लो, ये फिर ये प्लस PY प्लस इंटू में PB/Y, सारी वैल्यूज आपको पता है, आप पुट ऑन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 21/43, आंसर विल बी 21/43 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। इफ A एंड B, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ये देखा आपने, क्वेश्चन देखे सारे एक टाइप के, एक टोटल प्रोबेबिलिटी है, एक बेस थ्योरम है, दोनों इंटर रिलेटेड है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट दिस एंड दिस, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसी से लेके चलते हैं। ए वन दिया हुआ है, पी बी बाय ए का फॉर्मूला लगा दो, ये क्या होगा? पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब आप ये बताओ, ये 1 के इक्वल कब होता है? ये जो बी बाय ए, ये जो मैंने लिखा, ये 1 के इक्वल कब होगा? पी बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ए 1 के इक्वल किस कंडीशन में होगा? जब इनको इंटरसेक्ट करने पे ए के इक्वल आ जाए ये। ठीक है, जब ये बन जाए तभी ये 1 के इक्वल हो सकता है, तभी ये 1 के इक्वल आएगा। हमने किया भी था स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे और इनका बी ए का इंटरसेक्शन करने पर ए के इक्वल आना चाहिए। कब आएगा? जब ए बी का सबसेट होगा। यही तो हमने देखा था ना, ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस किया था, जो ए के हमने वहां पे किया था एफ इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस, जो कि एफ के इक्वल आ गया था, क्योंकि एस हो गया पूरा और एफ हो गया उसका सबसेट। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे जो दोनों में कॉमन होता है वही तो आएगा। अगर ये बी है और बी ए उसका सबसेट है, तभी तो वो ए के इक्वल आ पाएगा ना। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो उन दोनों में कॉमन होता है, तो ए छोटे वाला अगर उसका सबसेट है तभी तो कॉमन होगा। और ये कब होगा? ये कंडीशन कब होगी? जब ए बी का सबसेट है, दैट इज कंडीशन नंबर ए। ठीक है, समझ आया? ये 1 के इक्वल कब होगा? जब पी ए बाई पी ए हो जाए, तो हम कैंसिल कर देंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा ये। और पी ए कब होगा? जब ए बी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए तभी ए के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लो, ये गिवन है हमें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें बताना है। अब ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जो हमें देना दिया है उसी को लेके चलते हैं। ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का ही लगा के रखना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा लो। सबसे पहले तो ए पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कर दू पी ए इंटू पी बी। अब इसके अंदर देखो, ये तो आपका वैसे कैंसिल हो गया, इसमें लेस देन का है, लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर आ रहा है इससे, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसी के अंदर आगे चलते हैं। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, अब पी ए को नीचे ले आती हूँ मैं इसके, इंटरसेक्शन पी बी, क्योंकि बी बाय ए बनाना है। अब जो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो सारे ऑप्शन देखो बी बाय ए बी बाय ए बी बाय ए वाले हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन क्या है? तीनों बी बाय ए वाले हैं। तो हमें बी बाय ए बनाना है, तो ए डिनोमिनेटर में ले आए क्रॉस, पहले बी को उधर लेगा, ए को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है बस, और कुछ नहीं। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में आपको। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? अब बी बाय ए का फॉर्मूला। मेन तो इससे पहचानते हैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या है। तो बी बाय ए इज ग्रेटर देन पी बी। अब देखो कौन सा आ रहा है? बी बाय, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, इसमें इक्वल है, इसमें लेस है, पर हमारे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? पी बी बाय ए इज ग्रेटर देन पी बी। देखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उतने होते नहीं है, अगर जो गिवन है ना, आप एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलो। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, तो ये बस आप इसको में बताना कौन सी है, जो दिया है उसी को लेके चलो बस। पी बी माइनस पी, ए एंड बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये तो हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। सारा सेट्स का चैप्टर आपने देखा, सेट्स के कितने यहाँ पर यूज हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं मोस्टली। अब इसके अंदर आप देखो, टू इवेंट सच दैट दिस, ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये क्या बच गया? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या आया? पी ए इंटरसेक्शन बी, अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे आ जाएगा पी बी 1 के इक्वल आ गया। किसका फॉर्मूला बन गया? पी ए बाय बी 1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, इसको हम लेके चले, इसमें से कुछ भी आ सकता था ना, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, पूरे 15 डेज की क्लासेस, सारे चैप्टर 13 चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं।
सारे बहुत अच्छे से समझा, एक-एक कॉन्सेप्ट मतलब एक भी कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ना करवाया हो, जिससे रिलेटेड मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना करवाया हो। ठीक है, सबके हमने क्वेश्चन करे, ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ में हमने 40 के अराउंड 40, 45 किसी-किसी में 50 और किसी-किसी में 20 और लीनियर प्रोग्रामिंग में तो हमने 4-5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। तो जैसा-जैसा टॉपिक था वैसा-वैसा हमने किया बेटा। अब अगर आप यहाँ तक बहुत सीरियसली सारी क्लासेस कवर कर चुके हो तो मैं मतलब गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने सीरियसली ली है क्लासेस, अपने पढ़ाने की मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप यहाँ तक पढ़ के भी 70% स्कोर इजीली कर सकते हो। बाकी का बचा आपका 30%, वो हमारी कल से हम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस शर्त है आपको कंसंट्रेशन से मन लगाकर पढ़ने की। यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया गया है, एक-एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से बताई गई है, पर हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन से बैठना आपको पड़ेगा, 4-4 5-5 घंटे बैठना पड़ेगा। मैथ्स के लिए 4-5 घंटे और भी सब्जेक्ट के लिए 4-4 5-5 घंटे, एक दिन में 15 घंटे तो आपको अब इस टाइम पे लगा लो, पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आप इधर-उधर घूमने-फिरने जाओ, एग्ज़ाम हो जाएँगे, जहाँ मर्ज़ी घूमना, जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, तो ये वाला टाइम है बेटा दे लो अपने आप को। ठीक है, तो आप आज आपका कोर्स कंप्लीट होता है, कल से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे।